Mohan Singh is very much tired listening to everybody. So I want to only bring to notice, today in our country, on one side we are suffering with heavy floods, other side we are suffering from drought. Of course, this year is an unprecedented drought, never happened. In states like Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, important water states also, the river flowing states, drought is flowing. So what I would like to say, now Uma Bharati ji is here, very dynamic person which when she became minister, she was very much taking a challenge to have the rivers connectivity. Now what we must do, when the floods come, the water is going to sea. Now the government must make an effort to see that the water should not go to sea, they should be preserved. So government of India should make efforts to preserve the water when the rainy season, when the floods time. This point nobody is brought to notice. This is very important. In other words, if you want to really solve this situation of drought situation, one side agriculture minister, one side the water resources minister, other side the rural development minister, both must together with home minister coordination, we must do it. Thank you. Then only we can do it. Therefore, in conclusion, what I would like to say, in Andhra Pradesh and Telangana, almost every district is suffering from the drought, and Karnataka is suffering, Uttar Pradesh, Bulandshahr is suffering. So now we want to know from the minister, what is the future plan? How we are going to solve in long run and also short run? I want to know. That's all. Thank you. Thank you. Minister, Honorable Minister. माननीय उपसभापति महोदय, आज इस सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। हम लोग जब यहाँ बैठे हैं, हमें एसी की भी सुविधा है, पीने का पानी भी आराम से मिल रहा है। हम सब संवेदनशील लोग हैं और अच्छी तरह से अवगत हैं कि देश की लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा आबादी अभी गर्मी की मार झेल रही है और पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो गया है। इस संकट से हम बहुत पहले से अवगत थे। 2000 ठीक है, कोई बात They'll change it. Yeah. बदला जाएगा। छोटी मोटी गलतियां तो माफ कर दीजिए आप। हाँ, हो जाएगा। क्या छोटी गलती है? To err is human. Don't worry. इसको चेंज करा दीजिए सर। आप सुनिए प्लीज। सर, इसको ठीक करवाओ भाई। जो जवाब देना है वो माननीय कृषि मंत्री महोदय को संपूर्ण जवाब देना है और वो जवाब की पूरी तैयारी किए हैं। मेरा भी माननीय सदस्यगणों से अनुरोध है कि सुनने की तैयारी में रहिएगा। मुझे जो हमारे केंद्रीय जल आयोग ने जो आज की जल की उपलब्धता की रिपोर्ट दी है, वो है कि एक सूखा तो 2004 में आया, दूसरा 2009 में आया और अब 2014 से इसकी निरंतरता बनी हुई है। और इस साल 2016 में 91 जलाशयों में 34.8 बिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध है। पिछले 10 वर्षों में 91 जो हमारे जो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जो मॉनिटर्ड वाटर बॉडीज हैं, बड़े रिजर्वायर जो हैं, उनमें 45.8 बिलियन क्यूबिक मीटर थी उनकी औसत मात्रा। इस हिसाब से इस साल 2016 में इन जलाशयों में जो अभी जल उपलब्ध है वो 11 बिलियन क्यूबिक मीटर कम है। ये रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग की है। और अभी जो सदन में बहस चली उसी दरमियान एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है सर, मैं उसको पहले कंट्राडिक्ट कर दूं, मतलब उसका जवाब दे दूं। विजय जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने AIBP में महाराष्ट्र को पैसा ही नहीं दिया, जबकि महाराष्ट्र की स्टोरी ये है कि हमने महाराष्ट्र को AIBP में अभी तक का जो पैसा दिया है, जब से 96 से जब से AIBP प्रोग्राम शुरू हुआ है, तब से हम 10,300
64 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को AIBP स्कीम के अंतर्गत दे चुके हैं। और अगर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पूरे हो गए होते, जो प्रोजेक्ट उन्होंने हमें दिए थे पूरे करने के लिए 66 प्रोजेक्ट, अगर ये पूरे हो गए होते तो हम वहाँ पर 6 लाख हेक्टेयर इरिगेशन कर चुके होते। घोशी खुर्द की एक कहानी है, मुझे सर पढ़ने में और बोलने में दिक्कत आती है असल में, और मैं फिगर बिना पढ़े बोल नहीं सकती हूँ। तो जो घोशी खुर्द की कहानी है वो ये कह रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होने के बाद में भी बहुत सारे जो वहाँ के प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट समय पे नहीं हो सके। प्रोजेक्ट की कॉस्ट डबल हो गई, टाइम भी बढ़ गया और जितना पोटेंशियल रियलाइज होना था वो नहीं हो पाया। तो महाराष्ट्र को तो हम AIBP में ही 10,000 से ज़्यादा 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा दे चुके हैं। अब ये जो चुनौती सामने है सूखे की, इसके लिए सर पूरे देश में 3 उदाहरण हैं। एक उदाहरण है जहाँ पर सूखा स्वाभाविक था और उस राज्य ने उसको पार कर लिया। दूसरा है जहाँ सूखा पड़ता था और उस राज्य ने अपने आप को इस लायक कर लिया कि अब वो उसका मुकाबला कर लेगा। और तीसरा है जो मुकाबले की तैयारी कर रहा है। यद्यपि 10 से ज़्यादा राज्य सूखे से प्रभावित हो गए हैं, लेकिन मैं 3 राज्यों के बारे में यहाँ उदाहरण दूंगी। एक गुजरात है जिसका एक बहुत बड़ा इलाका हमेशा सूखा रहता था। एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट के जरिए हमारे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उसका मुकाबला कर लिया पानी की कमी का। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश था जो सूखे की मार झेलता था, लेकिन बेहतर कुशल जल प्रबंधन से ही उनकी कृषि की ग्रोथ हुई है। और जब मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को अभी कुछ दिनों पहले फ़ोन करके पूछा कि मध्य प्रदेश में जो सूखे की स्थिति है उसका आप कैसे मुकाबला कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम इसका मुकाबला कर लेंगे, हमारी वाटर बॉडीज़ में इतना पानी है और कुछ हमें केंद्र से सहयोग लगेगा वो हम आपसे मांगेंगे। तीसरी स्टोरी सर तेलंगाना की है। उन्होंने काकतीय डायनेस्टी के टाइम के हज़ारों तालाबों को एक सूची बनाई है और वो अपनी अधिकतम धनराशि उन पर खर्च कर रहे हैं, हमसे भी सहयोग मांग रहे हैं और वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को तैयार कर रहे हैं जिसमें कि पानी इतना एकत्रित हो जाए कि जब भी संकट हो, इरिगेशन के लिए भी हो और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हो, जब भी संकट हो उसका मुकाबला हो सके। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में भी बताना चाहूँगी। मैंने कैबिनेट की ओथ ली हुई है सीक्रेसी की, लेकिन जिस प्रसंग का मैं जिक्र कर रही हूँ ये कैबिनेट में नहीं घटा। एक प्रेजेंटेशन हुआ, उन्होंने हमको बुलाया वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को 2016 सितंबर में, और उन्होंने हमको कहा कि हमारे सामने इसका प्रेजेंटेशन करो। 2014 सितंबर 2014 सितंबर मुझे मंत्री बने हुए 3-4 महीने हुए थे और उन्होंने हमारे मंत्रालय को एक पानी के विजन के लिए प्रेजेंटेशन करने के लिए कहा। जब हमने उनके सामने उसका प्रेजेंटेशन किया 2004 और 2009 के बाद में ये तीसरा सूखे का वर्ष था 2014 जिसका प्रारंभ था, तो उन्होंने जो बातें हमें कही उससे आज तक उनका हमने पालन किया। हमारे मंत्रालय ने उसी पे अपनी कार्य योजना बनाई जिसमें उन्होंने हमको मुख्य बात ये कही कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं अगर इनके रास्ते चौक हो गए हैं तो इनके रास्ते खोल लो, नए वाटर बॉडीज के निर्माण हो सकते हैं तो वो कर लो, जो वाटर बॉडीज ठीक से काम कर रही हैं इनकी और उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है तो इसको बढ़ा लो। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ है 2014 का वो डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे हुआ है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी हमेशा विभाजन के कॉन्सेप्ट पे चुनाव करती थी। जी हाँ जी, पूरी तरह से डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे हुआ है और डेवलपमेंट का जो उनका कॉन्सेप्ट था, अब वो डेवलपमेंट का जो उनका कॉन्सेप्ट था वो गुजरात का मॉडल था और गुजरात का जो मॉडल था, हाँ साइलेंस प्लीज। और गुजरात का जो मॉडल था उसकी जो सक्सेस स्टोरी की बेस लाइन थी वो पानी था। किस प्रकार से थोड़े भी बहुत बरसे हुए पानी को रोकना, रोके हुए पानी का किस किस प्रकार से उपयोग करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, सरफेस वाटर को साफ रखना,
आप प्लीज और एक प्रकार से गुजरात की डेवलपमेंट का असल में क्या है सर, 2 साल हो गए लेकिन हार का दर्द नहीं जाता इनके दिल से, जो हार का दर्द है। इसलिए તમે 6 વરા દરવાજા ચડાવવાની મંજૂરી નહોતી આપી प्लीज आप she is not yielding, please फिर she is not yielding, she is not yielding, she is not yielding, हाँ नहीं she is not yielding। जो तैयारी करने के लिए हमको कहा गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना के अंतर्गत हमको 46 प्रोजेक्ट 2017 में 23 और 2020 में 23, ऐसे 46 प्रोजेक्ट वो पूरे करने हैं जिससे कि 8 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, उससे पीने के लिए भी पानी निकलेगा, सिंचाई के लिए भी पानी निकलेगा, कहीं कहीं पावर जनरेशन भी होगी और हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। इसके लिए राज्यों के साथ में हमारी बैठक हुई, उस बैठक में हमने कुछ फैसले लिए। हमने राज्यों को कहा कि जो गवर्नमेंट फंडिंग होगी वो तो होगी ही, इनोवेटिव फंडिंग में हम भी इस्तेमाल करेंगे, आप भी इस्तेमाल करिए और हम इन लक्ष्यों को पूरा करें। इसके साथ ही साथ सर हकीकत तो ये है, क्योंकि आज आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यगणों से एक अपील कर सकती हूँ कि इन्हीं 2-3 दिनों के अंतर्गत एक खबर आई है कि असम में बाढ़ आ गई। एक तरफ लातूर की कहानी है, एक तरफ बुंदेलखंड की कहानी है और एक तरफ असम में बाढ़ आ जाने की कहानी है। और इसलिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था नदियों को जोड़ने का, ये बाढ़ और सुखाड़ के संतुलन बनाने का सपना था। जो पानी बाढ़ में आता है विनाशकारी हो जाता है, वो अगर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की योजना के माध्यम से सूखे इलाकों में हम भेजेंगे, जिसकी हमने तैयारी की है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को ये सूचना दे रही हूँ कि केन बेतवा पहला लिंक होगा और शायद इसी वर्ष हम उसकी लॉन्चिंग कर देंगे, उसका प्रारंभ कर देंगे और इससे बुंदेलखंड की पीने के पानी की, दोनों तरफ की, सिंचाई की, पीने के पानी की और पावर जनरेशन की, दोनों तरफ के बुंदेलखंड की समस्या का निदान हो जाएगा। इसी प्रकार से गोदावरी महानदी लिंक जो होगा वो उड़ीसा के जो सूखे का संकट है, जिन केवी के जिलों की जो चर्चा हो रही थी, जिनमें मैं कई बार गई हूँ, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सुखाड़ होता है। उसके लिए मैंने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से खुद जाकर के मुलाकात की, उनके कई इल्यूजन्स, मैंने जो भ्रम थे उनको वो मैंने दूर किए हैं और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो महानदी गोदावरी लिंक के लिए तैयार हो जाएं। और सर आपके माध्यम से ये जो बड़ा प्रोजेक्शन जो 80,000 करोड़ का मैंने बताया है, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ये घोषणा करके बता देती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया है कि वो सूखे का मुकाबला करेंगे और आने वाली परिस्थितियों में हम इस देश के लोगों को सूखे से प्रभावित नहीं होने देंगे। इसकी तैयारी हमने 80,000 करोड़ से की है, जिसमें हम AIBP को लेंगे, जिसमें हम PMKSY को लेंगे, जिसमें हम सरफेस माइनर इरिगेशन स्कीम्स को लेंगे, जिसमें हम RRR को लेंगे, जिसमें तेलंगाना में जो प्रोजेक्ट चल रहा है काकतिया डायनेस्टी का, ऐसे प्रोजेक्ट लेंगे और हम मिलाकर के उस स्थिति को ले आएंगे जब हर खेत को पानी होगा और हर प्यासे को पानी होगा। इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहती हूँ माननीय सदन से। एक स्टोरी आ रही है, जब लातूर की स्टोरी आ रही है तो उसके साथ एक और स्टोरी आ रही है, हेवड़े बाजार की स्टोरी। तो हेवड़े बाजार की स्टोरी है कि किस प्रकार से जन आंदोलन हुआ है पानी को बचाने का और जन आंदोलन में किस किस प्रकार के प्रयोग हुए हैं। हमारे आदरणीय भाई साहब बहुत लंबे समय तक कृषि मंत्री रहे हैं, शरद पवार जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे आदर्श हैं। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि महाराष्ट्र में वो लातूर जिले में लातूर में फसलों के उस पैटर्न को क्यों अलाउ कर रहे थे जो पानी को सोख रही थी। और उनको अच्छी तरह से पता था कि ये वो इलाका है जो वाटर डिफिजिट जोन है, यहाँ हमेशा धरती में भी पानी की कमी है और ऊपर से भी पानी कम आता है। क्यों नहीं ये पैटर्न बदला गया और इस पैटर्न को बदलने के बारे में विचार करना पड़ेगा। जो हेवड़े बाजार के लोगों ने जो प्रयोग किया है उसमें यह भी एक प्रयोग हुआ है कि कौन सी जमीन में किस प्रकार की फसल होनी चाहिए, ताकि सूखा तो ऊपर से आएगा लेकिन नीचे से धरती से हम मिलकर के सूखे का मुकाबला कैसे कर सकेंगे। इसमें हेवड़े बाजार एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार के कई उदाहरण हैं इस देश में। सर आप आश्चर्य करेंगे, अभी मैं गंगोत्री गई थी 5-7 दिन पहले। उस दिन जब मैं मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हिमालय के पहाड़ ऐसे लगने लगे हैं जैसे राजस्थान के पहाड़ हों। यानी वहां पर भी संकट खड़ा हो गया है। यानी पूरे देश में जो प्रधानमंत्री ने अपनी पहली स्पीच में कहा था पार्लियामेंट में, जो उनकी मेडिन स्पीच थी कि इस देश में कुछ आंदोलन, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जन आंदोलन बने वगैरह सफल नहीं होती। उन्होंने कहा था कि आजादी की लड़ाई
तब सफल हुई जब वो जन आंदोलन में बदल गई। इसी प्रकार से विकास की लड़ाई भी तब सफल होगी वो जब जन आंदोलन में बदलेगी। और इसलिए मैं यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यगणों से अनुरोध करूंगी कि जो राज्यसभा का जो फंड है, मैंने खुद अपनी लोकसभा का जो सांसद विकास निधि है वो पूरी की पूरी दोनों कलेक्टरों को कहा है कि सबसे पहले पीने के पानी के संकट के लिए आप इसको लगाइए, और जहां आप इसको लगाएं वहां पशु पक्षियों और तक का उसका ध्यान रखिए कि उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था कैसे हो सके। इसमें मनरेगा के द्वारा, इसमें जो जितना भी फसल बीमा योजना का जो लाभ सूखा पीड़ित लोगों को मिल सकेगा उनके लिए, और PMKSY के द्वारा हमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपना पसीना बहाओ, अपने आप को जाकर के वहां पर चाहे सुखा दो, लेकिन लोगों को सूखे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पीने के पानी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तैयारी हमने की हुई है। इसके लिए हमारे लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमें पूरी छूट दे दी है। मैं जल संसाधन मंत्री के नाते माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, उपसभापति महोदय आपके माध्यम से पूरे सदन को यह अनुरोध करूंगी कि हमारे 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप हमारा साथ दीजिए। एक है जो नदियों को जोड़ने की हमारी योजना है, वही मूलतः सूखे का समाधान है। बाढ़ का पानी जब तक सूखे इलाकों में नहीं पहुंचेगा तब तक सूखे का समाधान पूर्णतया हम जैसा करना चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा। दूसरा, भले ही हम PMKSY, AIBP, RRR, सरफेस माइनर इरिगेशन से हम निकालेंगे, लेकिन जब तक पानी को बचाना एक जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होगा, ग्राउंड वाटर को बचाना, जिसके लिए मैंने एक चिट्ठी भी लिखी थी देश के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि कौन कौन से प्रदेश के कौन कौन से जिले और कौन कौन से इलाके हैं जो डार्क जोन में बदल गए हैं। और दुखद कहानी तो यह है सर कि जो राज्य परंपरागत सूखे की मार झेलते थे जैसे राजस्थान, लेकिन अब नए राज्य उसमें शामिल हो गए हैं जैसे कि पंजाब और हरियाणा। विपदा बहुत बड़ी है जो सामने मुंह बाए खड़ी है, खाली इस साल के लिए नहीं आगे के लिए भी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह की तैयारी जल संसाधन मंत्रालय को करने के लिए कही है, मुझे यकीन है कि हम इसका मुकाबला करेंगे। अंबेडकर साहब सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पानी को सहेजने का एक सपना देखा था और पूरी की पूरी एक कार्य योजना बनाई थी। आज मैं उनको याद करूंगी और उनकी ही बनाई हुई कार्य योजना पर अंत में जो बाद में हमारा जो केंद्रीय जल आयोग कहलाता है सर, ये पहले बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा स्थापित हुआ था और इसका नाम बाद में बदल करके फिर CWC हुआ है, सेंट्रल वाटर कमीशन हुआ है, लेकिन इसके जो मूल स्थापक थे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। और उन्होंने कागज रखा है नीचे, उसको ढूंढ नहीं पा रही, उसका नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने उसकी स्थापना की थी और उसका जो नाम था वो नहीं मेरे पास लिखा रखा है बाबा, मेरे को कागज ढूंढने में सर दिक्कत आती है। अब मेरा कहना यह है सर कि एक बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, वो ये है मेरे सामने, जो उन्होंने 1942 और 1946 के बीच में उन्होंने जो स्थापना की थी उसका नाम था सेंटर वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन, ये नाम था। इसके वो अध्यक्ष थे, सेंटर वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन। और इसके द्वारा उन्होंने पूरे देश के जल संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से समन्वय करके किया जाए और हर आदमी को पानी किस प्रकार से मिले, गरीब वर्गों को भी पानी मिले, खेतों को भी मिले, गरीब वर्गों के खेतों को भी पानी मिले, इसकी व्यवस्था की थी। तो मूलतः भारत को सूखा मुक्त बनाने का जो सपना था वो बाबा साहब अम्बेडकर का था, और भारत को सूखा मुक्त बनाने का सपना जो अम्बेडकर साहब ने देखा था वो मोदी जी पूरा करेंगे, और भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने का सपना भी मोदी जी ने पूरा किया है। तो ये दोनों सपने मोदी जी ने पूरे किए हैं, इसको भी हम सूखा मुक्त बनाने का भी पूरा करेंगे। इसी के साथ में धन्यवाद देती हूँ। ओके, थैंक यू।